मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों, सब बढ़िया। कक्षा 7 मानसरोवर विद्या विहार से मैं मयूर सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सामाजिक विज्ञान में हमने चैप्टर नंबर 1 मध्ययुगीन भारत के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त की थी बच्चों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले चैप्टर 1 के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किए हुए वीडियो को सुनिए, बराबर वीडियो को देखिए और उसका जो स्वाध्याय होमवर्क के तौर पर आपको दिया गया है वो अपने नोटबुक में लिख कर लाना है बच्चों। चलो आज हम चैप्टर नंबर 2 भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बराबर, मतलब इसमें भारत का विस्तार कितना है, हमारा समुद्र कितना बड़ा है, बराबर, तो इसके बारे में अलग अलग हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बराबर, चलो देखते हैं। सबका ध्यान अच्छे से होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में, भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में विभिन्नता दिखाई देती है। बराबर, भारत का जो विस्तार है वो दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत विशाल बड़ा देश माना जाता है, जिसमें प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भी क्या दिखाई देती है बच्चों, भिन्नता दिखाई देती है। चलो उसमें देखते हैं। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि वातावरण के लंबे समय की स्थिति को हम क्या कहते हैं बच्चों, जलवायु कहते हैं। अगर एक मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जलवायु किसे कहते हैं, कि वातावरण के लंबे समय तक की स्थिति, मतलब लंबे समय तक वातावरण कैसा है वो जानने की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल ये मौसम में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, अदा करते हैं। बराबर, उसमें जमीन की कितनी ऊंचाई है, जिसमें पर्वतों का स्थान, उसके ढलान, वहाँ ढलान से समुद्र की दूरी, ये बराबर, ये प्रवाह और जंगल ये मौसम निर्माण के लिए महत्वपूर्ण क्या करते हैं बच्चों, भूमिका अदा करते हैं। हम देखते हैं पॉइंट 1 आपको दिया गया है। देख, बराबर, कि भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 8 सेल्सियस से 37 मतलब 37 सेल्सियस 37 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। जो भारत का भौगोलिक स्थान कहाँ पे है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में। देखो आपको जो हमारा गोलार्ध है, हमारी पृथ्वी ऐसे आपने पता हो कि गोल आकार की है ना, वहाँ हमारे उत्तरी स्थान पे बराबर गोलार्ध में बराबर 8 सेल्सियस से 37 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देश के मध्य में कौन सा कर्कवृत्त गुजरता है, जो हमारा देश है बराबर, उसके बीच से कर्कवृत्त गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत की में ठंडी और मध्य भारत में क्या बढ़ती है बच्चों, गर्मी रहती है। अभी आपको पता है कि ठंडी का मौसम चल रहा है, तो सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पे पड़ती है बच्चों, उत्तर भारत में। हम अगर ये गोलार्ध को डिवाइड करें, ओके, देखो नीचे आपको चित्र दिखाया गया है। ओके, ये भारत के जो मध्य भाग से क्या निकलती है, कर्कवृत्त निकलता है। और उत्तर भारत में क्या पड़ती है बच्चों, ठंडी ज्यादा रहती है। ओके, और दक्षिण भारत में क्या होता है, दक्षिण भारत में क्या होती है बच्चों, गर्मी। ओके, गर्मी का प्रमाण क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। बराबर, चलो दूसरा पॉइंट, देश के कुछ स्थल समुद्र किनारे से कितने, लगभग 1500 किलोमीटर से भी दूर स्थित है। देश के कुछ ऐसे स्थल है जो समुद्र किनारे से कितने दूर है बच्चों, 1500 किलोमीटर से भी दूर स्थित है। यह इस कारण यह ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है। बराबर, देश के हमारे कुछ स्थल ऐसे हैं बराबर, जो समुद्र किनारे से कितने दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण ठंडी हो या अधिक ठंडी पड़ती है, अगर गर्मी हो तो अधिक गर्मी पड़ती है, जो आप अभी देख सकते हो। ओके, परंतु जो स्थल ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण इस तौर पे हम देख सकते हैं श्रीनगर और मनाली। बराबर, ऊपर जो यहाँ ये जो नक्शे में दर्शाया गया है ना बच्चों,
ये उत्तर भारत हम इसे कह सकते हैं। और आपको पता है कि इसमें एक पर्वत आया हुआ है, क्या नाम है बच्चों उनका? हाँ, हिमालय पर्वत, बराबर। तो वहाँ हमेशा क्या पड़ती रहती है बच्चों? ठंडी पड़ती रहती है। और इसका वातावरण भी कैसा होगा बच्चों? वहाँ का वातावरण भी ठंडा होता है, जिससे इसमें उदाहरण के तौर पर श्रीनगर और मनाली ये उत्तर भारत में, बराबर, जो शहर है जहाँ हमेशा क्या रहती है बच्चों? ठंडी रहती है। देखो बच्चों, आपको दो चित्र मतलब भारत के नक्शे दिए गए हैं, 2.1 मतलब 2.1 और 2.2, जिसमें 2.1 में देख सकते हो तापमान, वायु भार और पवन जनवरी में कैसे होते हैं, और तापमान, वायु भार और पवन जुलाई महीने में कैसे होते हैं, जो आप बराबर अच्छे से निरीक्षण कर सकते हो और जान सकते हो। बराबर, आपको दो कोष्टक दिए हुए हैं बच्चों। ओके, इस कोष्टक से आधार से हम जान सकते हैं। अगर आपके पास किताब हो तो आप इसमें निरीक्षण कीजिए और कुछ नया जानकारी प्राप्त कीजिए कि इस दोनों में क्या डिफरेंट है, आपको क्या अलग लगा। जिसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो तापमान है वो कितना, कहाँ ज़्यादा होता है, गर्मी कहाँ ज़्यादा होती है, ठंडी कहाँ ज़्यादा होती है, ये आपको दिखाई देगा। ओके, चलो अब आगे देखो बच्चों, आगे का तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। भारत में मौसमी हवाओं के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। यह हवाएं बारहों महीने से एक समान और एक दिशा से नहीं बदल बहती, इसलिए सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती। अब बराबर, भारत में मौसमी हवा के कारण क्या होते हैं बच्चों? वर्षा होती रहती है। ये हवाएं 12 महीने के एक समान और एक दिशा से नहीं बहती, इसलिए सभी जगह पे क्या एक समान वर्षा नहीं होती। जिसमें मैं बताऊं बच्चों कि मेघालय, असम और में क्या अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या कम वर्षा होती है। बराबर, जो मेघालय राज्य है, असम राज्य है ना बच्चों, वो पूर्वोत्तर राज्य माने जाते हैं। बराबर, कौन से? देखो मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक चित्र बना के देता हूँ। ये भारत का, दक्षिण भारत का नक्शा है, बराबर। तो अगर मैं पूर्वोत्तर, ये असम और मेघालय इस तरफ है, ओके। तो यहाँ बारिश का प्रमाण कितना होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। और यहाँ पे राजस्थान, गुजरात का जो कच्छ का रण है ना बच्चों, वो आया हुआ है। और वहाँ मरुस्थलीय मतलब वहाँ बारिश का प्रमाण कैसा होता है बच्चों? कम होता है। बराबर, क्योंकि हमारे जो मौसमी पवन है वो 12 महीने में, बराबर, एक दिशा से नहीं बल्कि अलग अलग दिशा से आते हैं। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं बच्चों। दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र है। बराबर, जैसे मैं आपको एक चित्र के द्वारा बताऊँ, ये दक्षिण भारत है हमारा। बराबर, यहाँ आपको बताऊँ कि ये हमारा गुजरात आया हुआ है। बराबर, जिसको हम पश्चिम की तरफ कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पश्चिम। उसको पूर्व, और नीचे कौन सा है? दक्षिण है बच्चों। बराबर, ये मैंने दक्षिण भारत का नक्शा बना हुआ हुआ है। तो हमारे तरफ, बराबर, कौन सा सागर आया हुआ है? अरब सागर आया हुआ है। अरबी समुद्र हम कहते हैं ना बच्चों, वो। और नीचे कौन सा आया है? हिंद महासागर है। और आप देखोगे तो पूर्वोत्तर में कौन सी आपको पता है? बंगाला की खाड़ी आई हुई है। क्या आई हुई है बच्चों? बंगाला की खाड़ी है। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट बच्चों? ओके, तो दक्षिण भारत में, बराबर, तीनों तरफ क्या है? समुद्र है। जिसमें मैंने बताया कि पश्चिम में तो कौन सा समुद्र है? अरब सागर। फिर दक्षिण में आपको कौन सा सागर देखने को मिलेगा? हिंद महासागर। और पूर्व में बंगाला की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। बराबर, दक्षिण भारत में तीन तरफ समुद्र है। इससे किनारे के आसपास में ठंडी और क्या गर्मी पड़ती रहती है। बराबर, आपको पता है कि हम जो सूरत में रहते हैं ना, हम हमारे बाजू में भी कौन सा सागर आया हुआ है? अरब सागर है। बराबर, यहाँ का वातावरण सम है। हिमालय और पूर्व की गिरी श्रृंखलाएं नमी युक्त हवाओं से रोकती है। इस कारण मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है। बराबर, मतलब हिमालय और पूर्व के जो गिरी श्रृंखला है, मतलब अलग अलग पर्वत है, वो नमी युक्त हवा होती है, क्योंकि आपका वातावरण कैसा होगा? भेज वाला होगा ना बच्चों, जिसके कारण क्या होता है? मेघालय और असम में क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत के ऋतु चक्र की खास विशेषता है। बराबर, मौसम के अनुसार जो बदलती हवा, अलग आपको पता है, ठंडी हवा, गर्म हवा, जिसे ऋतु चक्र की खास विशेषता है। भारत में
तीनों ऋतुओं का अनुभव होता है, जिसमें हम देखते हैं ना बच्चों, ठंडी, गर्मी और वर्षा। अभी क्या चल रहा है बच्चों, ठंडी का मौसम चल रहा है ना। तो ठंडी का मौसम कब होता है, चलो हम आगे देखेंगे तीनों को, ठंडी, गर्मी और वर्षा। अब पहले देखते हैं ठंडी। भारत में दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन तीनों महीने के समयांतर में ठंडी का ऋतु का अनुभव होता है। यह तो अभी अभी आपको देख ही सकते हो बच्चों कि अब कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना, फिर जनवरी आएगी, फिर फरवरी फरवरी और फरवरी तक, मतलब ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक बराबर ठंडी का मौसम का अनुभव होता है। जिसमें क्या होता है बच्चों, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान नीचे चला जाता है। जो सूर्य की किरण सीधी आती है ना बच्चों, ओके, सीधी आती नहीं है, अपन कैसे, तिरछी आती है, बराबर, ये तिरछी ऐसे आती है, जिससे क्या होता है बच्चों, बराबर, पड़ने पर तापमान नीचे चला जाता है। उत्तर में वायव्य उत्तर और वायव्य भारत में शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में अत्यधिक क्या पड़ती है बच्चों, ठंडी पड़ती है। जो आप देख सकते हैं, उत्तर और वायव्य भारत, जो पाकिस्तान का पश्चिम कहते हैं ना बच्चों, पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, बराबर, उसको वायव्य दिशा कहते हैं। आपको दिशा के बारे में जानकारी तो अच्छे से प्राप्त होगी बच्चों के, ईशान, नेतृत्व, वायव्य, ओके, अग्नि, ये अलग अलग हमारी 4 दिशाएं आई हुई है ना बच्चों, बराबर। अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले ये जानकारी जुटानी होगी कि वायव्य दिशा किसे कहते हैं, ईशान दिशा किसे कहते हैं, बराबर, नेतृत्व दिशा किसे कहते हैं, बराबर, जिसमें हमें कौन सी दिशा दिखाई गई है, वायव्य, बराबर, ओके। कि वायव्य भारत के शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों को क्या रखती है, अत्यंत ठंडी पड़ती है। और कभी कभी तो क्या होता है, कई बार यहाँ का तापमान 5 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और वहाँ आए दिन हिम वर्षा भी होती रहती है। दक्षिण भारत में विषुववृत्त से नजदीक है, जो हमारा दक्षिण भारत है ना बच्चों, वो विषुववृत्त से नजदीक है, इस कारण यहाँ ठंडी पड़ती नहीं है और ज़्यादा क्या होती है, गर्मी का प्रमाण होता है। चलो हम देखते हैं गर्मी। भारत में मार्च महीने से मई महीने तक, कब तक, मार्च, अप्रैल और मई तक, बराबर। फरवरी तो क्या पड़ती है बच्चों, ठंडी पड़ती है। ठंडी कब पड़ती है, दिसंबर, बराबर, जनवरी, फरवरी तक ठंडी होती है। और फिर मार्च, अप्रैल और मई तक क्या होती है, महीने के समयांतर में गर्मी के ऋतु का अनुभव होता है। जिसमें कर्क के आसपास के स्थलों पर सूर्य की किरणें कैसे होती है बच्चों, बराबर, सीधी ऐसे सूर्य, आपको बताओ कि ये कर्क बीच में है ना बच्चों, आपको मैंने भारत के बीच में से जाता है, वहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है, बराबर। इसके कारण तापमान ऊंचा रहता है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने में कई जगह तो तापमान कितना, और 45 सेल्सियस से 50 सेल्सियस, बराबर, के बीच रहता। ये देखो, ये वायव्य दिशा है बच्चों, याद रहना चाहिए, बराबर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस वायव्य दिशा में बराबर तापमान 45 सेल्सियस से 50, मतलब 50 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यंत गर्मी पड़ती है, जो आप एक हमारे भारत का नक्शा दर्शाया हुआ है उसमें देख सकते हो, बराबर। अब देखते हैं हम बरसात का प्रमाण। बरसात भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। तो कौन सी ऋतु मानी जाती है बच्चों, बरसात की ऋतु मानी जाती है, जिसमें जून से लेकर सितंबर महीने तक, बराबर, क्या होते हैं, बरसात की ऋतु का अनुभव होता है। जून से महीने तक, कौन से, सितंबर महीने तक। भारत में लगभग कितना, 80% वर्षा इस ऋतु में होती है। 80% जो वर्षा किस ऋतु में होती है बच्चों, बराबर, बरसात के मौसम में होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मालाबार, मतलब मलबार किनारे से प्रवेश करती है। देखो बच्चों, बराबर, ये मैंने आपको अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में आपको, बराबर, जो नक्शे में दिया गया वो मैंने समझाया था। तो उसमें क्या बताया गया है कि अरब सागर से जो आने वाली हवाएं, अरब सागर से ऐसी हवा आएगी, बराबर, यहाँ केरल आए हुए है बच्चों। तो पहली हवाई की जो बारिश है ना, वो कहाँ पे होगी, ये मलबार किनारा है यहाँ पे। 2 मिनट बच्चों, ये केरल का मालाबार के किनारा बोला जाता है बच्चों। बारिश, बराबर, ये तो उसमें किनारे पर पहले क्या करती है बच्चों, केरल के मालाबार पे प्रवेश करती है। वहाँ 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे, केरल के मालाबार में के किनारे पर प्रवेश करती है, बराबर। जो कहाँ से आती है, अरब सागर से ये हवाएं चलती है। और
बराबर, जहाँ 300 सेमी से अधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी में बहने वाली हवाएं, बराबर, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ ये हवाएं कहाँ जाएगी, असम, इस तरफ मैं जो दिखा रहा हूँ, बराबर, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के आदि पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती है। वापस आती हुई ये मौसमी हवाएं कहाँ, अक्टूबर और नवंबर महीने में पंजाब, ओके, देखो यह पंजाब, हिमालय और उत्तराखंड में वर्षा लाती है। बराबर, वापिस आते समय कहा, अक्टूबर और नवंबर महीने में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में क्या करती है, वर्षा लाती है बच्चों। चलो, हमने ठंड, बराबर, ठंडी, गर्मी और वर्षा की ऋतु के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, जलवायु का मानवीय जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, जिसके 5 पॉइंट दिए गए हैं। जलवायु का मनुष्य जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसमें भोजन, रहन सहन, स्वभाव आदि पर जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बराबर, जलवायु का मैंने बताया कि जिसमें भोजन, रहन सहन के स्वभाव और जल, बराबर, सब में क्या प्रभाव दिखाई देता पड़ता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होने के कारण पानी का संग्रह करने के लिए मकान की छत वाले होते हैं। राजस्थान में क्या, आपको पता है कि वो मरुस्थलीय है, वहाँ पानी क्या होगा, पानी की कमी होने के कारण क्या होता है कि पानी का संग्रह करने के लिए मकान को छत वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट, भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्र मतलब क्या, जो हमको गर्मी देते हैं ना बच्चों, ऐसे वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। और दक्षिण राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़ों का वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। बराबर, उत्तरी राज्यों में मैंने बताया तो कहाँ, वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है बच्चों, तो वहाँ कौन से वस्त्र का उपयोग किया जाता है, ऊनी वस्त्र का उपयोग किया जाता है। और दक्षिण भारत में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़ों का वस्त्र पहनना क्या करते हैं बच्चों, पसंद करते हैं। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग सतत गर्मी से बचने के लिए और उड़ती हुई धूल के झड़ जाए इस प्रकार से सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं। सिर में रेती न भर जाए इसके लिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा, ये रुमाल बांध कर रखते हैं। जो आप राजस्थान का पहन वैसे वो आपने देखा होगा, जिसमें आपको ये अच्छी सी जानकारी प्राप्त होगी। बराबर, अब आगे का पॉइंट देखते हैं बच्चों। भारत में जलवायु की विविधता होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। बराबर, भारत की जो जलवायु की विविधता है, जिससे गुजरात के लोग क्या करते हैं, व्यापार, पंजाब में सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं बच्चों, खेती करते का व्यवसाय करते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेशों के में करने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए क्या करते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे घूमते रहते हैं, क्योंकि मरुस्थली पे आपको पता है कि वहाँ पानी मिलता नहीं है। अब देखते हैं, गुजरात के समुद्र किनारे किनारे वाले विस्तार में गेहूं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और में चावल और मछली का उपयोग क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ओके बच्चों, बराबर, हम आगे का एक पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। संसाधन का अर्थ देखो, यह निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम लिए जाते हैं उसे संसाधन का उसको संसाधन कहते हैं। बराबर, कि निश्चित उद्देश्य, आपको पता है कि हमारा उद्देश्य निश्चित हो ना, तो उसकी पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, संसाधन कहते हैं। मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसको संसाधन कहते हैं। देखो बच्चों, मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय, आपको जो मनुष्य जो वस्तु का उत्पादन करेगा, जो उसका उपयोग करेगा, वो तो क्या होगा, विश्वसनीय होगा ना बच्चों। तो उस पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य क्या क्या बन जाती है, मनुष्य की संपत्ति बन जाती है, उसे संसाधन कहते हैं। कि मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय वस्तु के पदार्थ के गुण, कार्य क्षमता, बराबर, जो मनुष्य की संपत्ति बन जाते हैं उसको संसाधन कहते हैं।
यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं को मुसीबत से बाहर निकालने की क्षमता का समावेश होता है। बराबर, जिसमें हम देखते हैं मनुष्य को, आपको पता है कि लाभ उठाने का काम ज्यादा कौन करता है, मनुष्य ही करेगा। बराबर बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं मुसीबतों के बाहर निकालने की क्षमता का समावेश इसमें किया जाता है बच्चों। इस प्रकार की किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से ये उपयोग करने पर क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। क्योंकि आपको बताओ मनुष्य का जो उपयोग करने वाले एक बार उपयोग नहीं करेगा, इसका उपयोग बार बार करेगा ना बच्चों, इसलिए ये मनुष्य का एक प्रकार का संसाधन बन जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकारी नहीं थी, वह उसका उपयोग नहीं करना जानता था। प्राग ऐतिहासिक युग मतलब जब मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, बराबर, तब मनुष्य धरती के नीचे जो खजाना छिपा है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। बराबर, इसके इसका उपयोग वो जानता नहीं था, क्योंकि उसको अगर उसको उपयोग जानता होता तो वो निकाल लेता ना बच्चों। तो पहले क्या था, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, और कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उसके लिए हम कह सकते हैं बच्चों, इसके लिए वो संसाधन नहीं था। किंतु आज के आधुनिक मनुष्य के लिए पदार्थ बहुत उपयोगी हो गया है बच्चों। यह पदार्थ उनके लाभ तथा उनकी आवश्यकता की संतुष्टि का कार्य करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों, संसाधन कहते है। जो आगे दिखाए गए हैं प्राकृतिक संसाधन, बराबर, जिस जो प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि उस प्राकृतिक रूप से अपने आप सर्जित मतलब आसानी से मिल जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों में तीन प्रकार के, जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन, अलग अलग तीन विभागों में बांटा गया है। कौन सा, जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन बच्चों। ओके, जिसमें हम देखते हैं जल संसाधन। भारत में के जल संसाधन में नदियाँ, झील और सागर का समावेश होता है। भारत की नदियाँ को उनकी उत्पत्ति के स्वरूप और विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। जल संसाधन, बराबर बच्चों, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो अपने आप मनुष्य को मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिसमें हमने तीन प्रकारों में बांटा गया, जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन। और उसमें पहले क्या दिखाया गया है, जल संसाधन, जो हमको नदियाँ, झील और सागर के इसमें समावेश होता है। भारत की नदियाँ उनकी उत्पत्ति के स्वरूप और विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा गया, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। बराबर, इसके बारे में उत्तर भारत की नदियाँ के बारे में बराबर हम अच्छे से बाद में पार्ट 2 में वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, आज हमने बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त की भारत में, बराबर, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।